हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, हमारा सैंपल पेपर 4 जिसका पार्ट बी रह गया था, आज की वीडियो में हम अपना पार्ट बी पूरा कंप्लीट करेंगे और इस सैंपल पेपर को करेंगे यही खत्म। इसके बाद अभी हमारे काफी सैंपल पेपर बचे हुए हैं, उनको भी करना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम हालांकि धीरे धीरे डेट नजदीक आती जा रही है। तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कराना मेरी पूरी जिम्मेदारी है। जैसे आप प्यार दिखा रहे हैं, सिर्फ इसी तरीके से दिखाते रहिए। वीडियो को पूरा देखिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की है जिसके अंदर मैंने अकाउंट्स के बोर्ड एग्जाम के लिए आंसर राइटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स और टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात की है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है। डेफिनेटली वो वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। आइए चलिए आज की वीडियो करते हैं शुरू। जैसा कि आपको पता है, हमारा पार्ट भी होता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। इसके अंदर सारे क्वेश्चन हमें उसी बुक के मिलते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 27, इसको रीड करते हैं। XYZ लिमिटेड वांट टू असेस फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ इट्स बिजनेस इट विल कंडक्ट। अब एसेस का मतलब यहां पर यह है कि हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे बिजनेस की फ्यूचर अर्निंग क्या होने वाली है। अब फ्यूचर की अर्निंग अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें हमें एक्सटर्नल एनालिसिस की जरूरत है, इंटरनल एनालिसिस की जरूरत है या लॉन्ग टर्म एनालिसिस की जरूरत है। तो ऑब्वियसली अगर हम फ्यूचर के बारे में कोई बात कर रहे हैं तो हमें लॉन्ग टर्म एनालाइज करना पड़ेगा, तो ही हम फ्यूचर अर्निंग अभी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ हम इतनी जनरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का और पार्ट आता है बच्चों, एसेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो इसका ऑप्शन है ए। अब सर वो कैसे, 2 पार्ट्स कैसे? तो आपने एसेट्स को कितने पार्ट्स में पढ़ा है? एक तो नॉन करंट एसेट और दूसरी होती है हमारी करंट एसेट। ठीक है, तो एसेट्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें बोला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज कैलकुलेटेड अंडर एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या सॉल्वेंसी रेशियो या लिक्विडिटी रेशियो। तो मैंने आपको ये चारों रेशियो पढ़ाए हैं। आपको याद होगा हम एक्टिविटी रेशियो के अंदर कैलकुलेट करा करते थे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 29, इज पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट will be classified as operating activity for both finance और नॉन फाइनेंस कंपनी। इन्होंने कहा अगर हम पेमेंट करते हैं किसके लिए, परचेज फिक्स एसेट परचेज करी गई है तो उसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन दोनों में किसकी होगी या दोनों की होगी। तो ऑप्शन है नो दीज आर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या हम कोई एसेट परचेज कर रहे हैं तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है? नहीं। यस, दीज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटी नॉट टू बी रिकॉर्डेड। या डी ऑप्शन, नो दीज आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ऑब्वियसली बच्चों, चाहे वो फाइनेंस हो या नॉन फाइनेंस कंपनी हो, अगर वो एसेट परचेज कर रही है तो वो उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नो दीज आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है मेरा पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 29 का और पार्ट देख लेते हैं। इसमें बोला है पिक द ओड वन आउट। इन 4 ऑप्शन में से एक पिक करना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन्स। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एज अ फाइनेंस हम देखते हैं। नेक्स्ट आता है कैश रिसीव्ड एज रॉयल्टी, इसको भी होल्ड कर देते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर इन कैश, तो भाई देखो इशू ऑफ डिबेंचर भी हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंस जनरेट कर रहे हैं, तो ये भी फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट है। यहाँ पर अगर हम प्रोसीड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म लोन्स तो वो भी फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट हो गया। डी ऑप्शन में बोला है इशू ऑफ शेयर इन कैश, तो इशू करे जा रहे हैं शेयर कैश में, वो भी फाइनेंसिंग से रिलेटेड हो गया। और यहां पर यही सबसे अलग पॉइंट है कैश रिसीव्ड एज रॉयल्टी, तो ये ऐसा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते कभी भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। बाकी 3 पॉइंट मेरे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के हैं, बस यही अलग है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। तो ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज। तो मुझे एक एग्जाम्पल बताना है जो कि कैश फ्लो हो रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। तो पहला है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, रिसीप्ट ऑफ डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो ऑब्वियसली यार फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हम किसे कंसीडर करेंगे, पेमेंट ऑफ डिविडेंड को। जो ट्रांजैक्शन मेरी शेयर कैपिटल से रिलेटेड होती है वो कौन सी कैटेगरी में आती है, फाइनेंसिंग। अब डिविडेंड किसका दिया जाता है, किसको दिया जाता है, शेयर होल्डर को। क्यों? क्योंकि उन्होंने शेयर परचेज करे हैं, तो इसीलिए यहां पर पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। अब बोला है इसमें ऑपरेटिंग साइकिल एंड द एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ रियलाइजेशन टू ट्रेड रिसीवेबल इज गिवन बिलो, हाउ विल यू क्लासिफाई द एसेट।
तो इन कंडीशंस को देखकर आप किस तरीके से एसेट को क्लासिफाई करोगे। एसेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दो टाइप्स में होती हैं, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। तो हमें ये देखना है इनकी ऑपरेटिंग साइकिल के हिसाब से ये हमारी करंट एसेट की कैटेगरी में कौन से पॉइंट आ रहे हैं और नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं। टोटल यहां पर हमारे सामने 7 पॉइंट गिवन है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में मैं आपको बता देता हूं। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मली 12 महीने की हमारी ऑपरेटिंग साइकिल होती है। 12 महीने के अंदर अंदर, चाहे वो 11 महीने में हो, चाहे वो 10 महीने में हो, चाहे वो 8 महीने में हो, 9 महीने में हो, इससे अगर अंदर अंदर होगा वो मेरी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर एसेट रियलाइज हो रही है, उसको मैं कंसीडर करूंगा करंट एसेट। अब इसके अलावा एक पॉइंट और आता है, अगर सर 12 महीने से ज्यादा की ऑपरेटिंग साइकिल हो, तो बच्चों अगर 15 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल है फॉर एग्जांपल, और हमारी कोई एसेट रियलाइज हो रही है 14 महीने के अंदर अंदर, तो वो क्या हो गया, इसके अंदर आ रहा है, तो इसको भी मैं करंट एसेट कंसीडर करूंगा। बट अगर हमारी ऑपरेटिंग साइकिल ही 15 से मान लो 20 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल है, ठीक है, और एसेट रियलाइज हो रही है हमारी 24 महीने में, तो इस ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर चली गई, तो इसको हम कंसीडर करते हैं नॉन करंट एसेट। तो आई होप ये पॉइंट तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसी के हिसाब से देखते हैं, देखो ऑपरेटिंग साइकिल के मंथ बता दिए इन्होंने पहले पॉइंट में 9 मंथ, और एसेट ट्रेड रिसीवेबल रियलाइज हो रहे हैं हमारे कब, 8 महीने में। तो वैसे भी 12 महीने के अंदर आ रहे हैं 9 महीने, और 8 महीने में मेरी एसेट रियलाइज हो रही है, तो ये किसका पार्ट हो गया, करंट एसेट का। तो पॉइंट 1 इज करंट एसेट। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों 17 महीने, और एसेट रियलाइज हो रही है 15 महीने के अंदर। तो सेकंड वाला जो पॉइंट है इन्होंने बताया 17 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल और 15 महीने के अंदर क्या हो रहा है, रियलाइज हो रहा है, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, करंट एसेट, करंट एसेट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट भी हो गया, चलिए जी ये भी करंट एसेट, ये भी करंट एसेट, ठीक है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, 10 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल है, 10 मंथ की ऑपरेटिंग साइकिल है, और अब जो हमें ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहे हैं, रियलाइज हो रहे हैं 11 महीने में हो रहे हैं। 10 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल 11 महीने में रियलाइज हो रहे हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो ये सारा काम कितने महीने के अंदर हो रहा है, 12 महीने का, और ये बात मैंने आपको पहले बता दिया, 12 महीने के अंतर्गत जो भी होगा, अब चलो 11 महीने में भी रियलाइज हो रहे हैं, तो भी आप इसे क्या कंसीडर करोगे, करंट एसेट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 10 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल, 15 महीने में क्या हो रही है, एसेट रियलाइज हो रही है, ट्रेड रिसीवेबल रियलाइज हो रहे हैं। 10 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने में हो रहे हैं, तो सिंपल सी चीज है, 12 महीने से ज्यादा चले गए, 12 महीने से ज्यादा चले गए, तो इसको मैं क्या कंसीडर करूंगा, नॉन करंट एसेट, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों 14 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल है 16 महीने में, तो ये भी क्या हो गया हमारा, नॉन करंट एसेट, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है 24 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल है, 20 महीने में हो रहे हैं, 20 महीने में रियलाइज हो रही है, 24 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल 20 महीने में हो रही है, तो इसको हम देखेंगे करंट एसेट की नजरों से। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों 10 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल है, 12 महीने में हो रही है, तो ये भी क्या हो गया, 10 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने में, तो करंट एसेट, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको मार्क कर देना, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है फर्स्ट पॉइंट, और बाकी जो भी थे मैंने जो भी आपको बताए हैं उनको डाल देना, करंट एसेट की अंडर ये आ जाएंगे, और नॉन करंट के अंदर ये हमारे आइटम्स आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 भी हो चुका है कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 32 इसमें बोला फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी कैलकुलेट करना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। बैलेंस शीट गिवन है और हमें सिर्फ कैलकुलेट क्या करके देना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो सर डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहां पर आएगा लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन में क्या आता है बच्चों, इक्विटी। इक्विटी या ब्रैकेट में आप लिख सकते हो शेयर होल्डर फंड। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि बेटा फॉर्मूले जरूर लर्न करो। अगर फॉर्मूले लर्न नहीं करोगे, क्वेश्चन सामने आ जाएगा, तो फिर आपको जब फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप आगे करोगे ही क्या, ठीक है। तो बैलेंस शीट में देखते हैं, ढूंढते हैं इसके अंदर हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कौन कौन से। तो मैंने आपको बता रखा है जितनी भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं वही लॉन्ग टर्म, ये बोरोइंग्स होती हैं वही हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट होते हैं। तो यहाँ पर 1.5 लाख रुपए क्या हो गया इसमें, लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट की जगह लिख दोगे आप 1,50,000, और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। इक्विटी के अंदर मैंने आपको बता रखा है शेयर कैपिटल आती है, रिजर्व और सरप्लस आता है, शेयर एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट, जो भी शेयर से रिलेटेड होता है वो सारी चीजें हमारी किस में आ जाती हैं, इक्विटी के अंदर। तो मैं इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए यहां पर लिख देता हूं, इक्विटी इज इक्वल्स टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस, और इसके अलावा क्या है बच्चों, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर
एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। तो अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। शेयर कैपिटल मनी, शेयर कैपिटल कितनी दे रखी है? 8 लाख, 1 लाख और 2 लाख, तो 8 लाख, 1 लाख प्लस 2 लाख, सबको ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 11 लाख। अब इसको नीचे रख देंगे, नीचे की तरफ 11 लाख। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 15 को डिवाइड करना है हमें 110 से, तो इसके लिए मैं निकाल लेता हूं यहां पर कैलकुलेटर से जल्दी हो जाएगा, ठीक है जी। हमें 15 को डिवाइड करना है 110 से, तो कितना आया डिवाइड होने के बाद? ये आया है बच्चों 0.136:1, तो ये आ चुका है हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो आपके सामने। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 32 भी हो चुका है पूरी तरीके से कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 33, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ रमन लिमिटेड प्रिपेयर करनी है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 की। छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से इसको भी हम कंप्लीट करेंगे, बट उससे पहले हमें इसका फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट हालांकि मैंने आपको समझाया हुआ है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से एक बॉक्स बना लो, बॉक्स के अंदर ऊपर हेडिंग की तरफ खींच लो एक लाइन के बाद यहां पर आ जाएंगे हमारे सीरियल नंबर, फिर आएगा पर्टिकुलर, फिर आ जाएगा बच्चों यहां पर आ जाएगी एक पर्टिकुलर वाली लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा नोट नंबर, सबसे पहला कॉलम होगा हमारा प्रीवियस ईयर का, ये वाला कॉलम होगा करंट ईयर का, यहां पर आ जाता है हमारा एब्सोल्यूट चेंज, फिर आता है परसेंटेज चेंज। अब इसको फिल कर लेते हैं। तो फिल करने के लिए हमने क्या लिखना होता है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L एज ऑन जिस भी ईयर की है, एज ऑन 31 मार्च 2022। चलो मैं लिख ही देता हूं 31 मार्च 2022। अभी क्या है यहाँ पर? सीरियल नंबर, यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ पर आएगा बच्चों नोट नंबर, यहाँ पर आ जाएगा प्रीवियस ईयर यहाँ पर क्या गिवन आप देख सकते हो 2020 से 21, 2020 से 21, और यहाँ पर 2021 से 22। यहाँ पर आता है बच्चों एब्सोल्यूट चेंज, और यहाँ पर आता है बच्चों परसेंटेज चेंज। बस ये हो गया हमारा फॉर्मेट पूरी तरीके से तैयार। जिस बच्चे का मन हो कि एक सर ABC से भी इनको डिनोट कर दो तो वो भी कर सकते हो, तो चलो उसको भी कर देते हैं जब इतना काम करा है। तो इसको बोलते हैं इसको बोला जाता है A, इसको बोला जाता है B। C कैलकुलेट करना तो B में से A को माइनस करो, और D कैलकुलेट करना तो C को डिवाइड करो A से और मल्टीप्लाई करो 100 से। ये फॉर्मूला होता है इन सबको कैलकुलेट करने का। क्लियर है? पहला पॉइंट हम एज इट इज देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 26 लाख और 20 लाख। तो यहां पर डालेंगे फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और क्या गिवन था बच्चों प्रीवियस ईयर में? प्रीवियस ईयर में गिवन है 20 लाख, 20 लाख, और यहां पर आ जाएगा 26 लाख। अभी क्या करना है? C कैलकुलेट, तो C के लिए मैंने क्या बताया? B में से A को माइनस करो तो 26 में से 20 गया, कितना बचा? 6 लाख, ठीक है। ऐसे ही परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए C को डिवाइड करना पड़ेगा। अब C क्या है? 6 लाख, कैलकुलेटर ले लेते हैं यहां पर 6 लाख, इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें किससे? A से। A कितना है? 20 लाख, 20 लाख, पूरा हो गया, 2 लाख है, मल्टीप्लाई बाई 100, आगे 30% एज इट इज लिख दो। क्लियर है? साथ साथ करते चलेंगे पूरा काम, ठीक है। अभी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और तो कुछ ऐसा ही नहीं जहां इनकम जनरेट हुई है, फिर तो सीधा इन्होंने क्या दिखा दिया? एक्सपेंस दिखा दिया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो यहीं पर इसको लाइन ड्रॉ करो और क्लोज कर दो, यहीं एज इट इज लाइन ड्रॉ करो और यहीं के यहीं कर दो इसको क्लोज। चलिए जी, क्लोज टू 0, 20 लाख, 26 लाख, 6 लाख, और ये आ गया 30%। फिर उसके बाद आते हैं बच्चों एक्सपेंसेस। तो यहां पर कलर चेंज कर लेते हैं आप। सेकेंड पॉइंट में आते हैं एक्सपेंसेस।
फॉर्मेट जिसको पता है आराम से बस देखता जाएगा और बनाता जाएगा। तो इसमें क्या दे रखा है, पहला एक्सपेंस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, प्रीवियस ईयर में 5 लाख और करंट ईयर में 6 लाख गिवन है। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस तो कितना गिवन था प्रीवियस में 5 और करंट में कितना है 6। अभी क्या निकालना है, सी एब्सोल्यूट चेंज। तो क्या करना पड़ेगा, बी में से ए को माइनस कर दो 1। एक चीज तो आपके दिमाग में बहुत बढ़िया तरीके से सेट बैठ गई होगी, अभी इतने सैंपल पेपर हमने करे तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, हमेशा क्वेश्चन नंबर 33 पर हमें या तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L वाला क्वेश्चन मिलता है या कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, मतलब एक दूसरा क्वेश्चन मिलता है, या फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L वाला क्वेश्चन मिलता है। आपको समझ आ गई होगी तो आप ये बात मानकर चलो कितने नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो 4 नंबर तो पक्के हैं अगर आपने इतनी भी चीजें अगर अपने ध्यान में रख ली तो। अभी करना क्या है बेटा, इसको डी को कैलकुलेट करने के लिए सी को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 5 लाख से। लाख डिवाइडेड बाई सी है 5 लाख और मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितना आया 20%। चलिए ये भी खत्म। इसके बाद आते हैं अदर एक्सपेंसेस, 10 लाख और 12 लाख दे रखा है, ठीक है। तो लिखते हैं पहले अदर एक्सपेंसेस, तो कितना कितना है, प्रीवियस ईयर में है 10 लाख और करंट में है 12 लाख, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 लाख। अभी करना क्या है, 2 लाख को डिवाइड करना है, सी को डिवाइड करना है किससे, 10 लाख से, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई ए, कितना आ गया 20%। चलिए ये काम भी हो गया। अब एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि अब हम निकालेंगे यहां पर प्रॉफिट। क्या निकालेंगे बच्चों, प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट के लिए क्या करना होगा, टोटल जो भी रिवेन्यू है उसमें से एक्सपेंस को घटाओ। तो सर 5 और 10 कितना आया, ये टोटल एक्सपेंस हुआ हमारा 15। पहले इसको टोटल कर लेते हैं फिर निकालेंगे प्रॉफिट। 6 और 12 कितना होता है 18, 2 और 1 हो गया 3। अब इसका भी अगर मैं परसेंटेज कैलकुलेट करूं तो मैंने आपको बता रखा है ना, सी को डिवाइड करना होता है। 3 लाख को हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, ए से 15 लाख से, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितना आ रहा है 20%। चलिए ये यहां तक काम खत्म है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। तो प्रॉफिट कितना हो गया सर, 20 में से 15 गया, टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस हमने घटाए तो कितना बचा 5 लाख। 26 में से 18 गया, 18 में से 26 में से 18 तो बचेगा हमारा 8 लाख, तो 8 लाख, ठीक है। 6 में से 3 गया, या इसमें से इसको माइनस कर दो तो 3 ही आएगा, ठीक है। अभी सेम एज इट इज परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो 3 लाख को डिवाइड करना होगा 5 लाख से और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, सॉरी 1000 हो गया 100 तो कितना आ गया %, अब सही आया, ठीक है जी। अब क्या होगा बच्चों, टैक्स दे रखा है इन्होंने, हाँ ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब टैक्स रेट बता दिया क्वेश्चन के अंदर 50%। अब टैक्स लगा देते हैं इसके ऊपर। 5 लाख का 50% कितना होता है 2.5 लाख आएगा। 8 लाख का 50% 4 लाख रुपए। 3 लाख का 50% 1.5 लाख, या इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी 1.5 लाख ही आएगा। अपन निकाल लेते हैं अपना परसेंट, तो 150, 1.5 लाख को डिवाइड करना पड़ेगा सर किससे, ए से। ए कितना है 2.5 लाख, तो जब डिवाइड करा मल्टीप्लाई बाई 100 तो 60%, ठीक है जी। अब इसको माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, और यही हमारा लास्ट आंसर होगा। इसके बाद कुछ नहीं करना, ठीक है बच्चों। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर प्यारी सी, यहाँ डबल लाइन हो जाएगी ये, ठीक है, क्योंकि इसके बाद अब हमें कुछ करना ही नहीं है। 5 माइनस 2.5 होता है 2.5 लाख। 8 माइनस 4 लाख। 3 माइनस 1.5 लाख। और अब इस हिसाब से इसको कैलकुलेट करें तो ये भी कितना आएगा 60%। तो ये बच्चों था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। इसके बाद कोई क्वेश्चन है नहीं, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। इसमें क्वेश्चन और रह गया 34, वो
आपके लिए हमेशा की तरह होमवर्क है। अब बच्चे कहेंगे सर हमें वो मिलेगा कैसे, तो सिंपल सी चीज़ है, वही क्वेश्चन नहीं, पूरा का पूरा सैम्पल पेपर मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप में डाल रहा हूँ। जितने भी मैंने सैम्पल पेपर कराए हैं उस हिसाब से मैं उसके अंदर डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। देखो मानता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे और बहुत अच्छी बात है, होने भी चाहिए। बच्चों सिर्फ कॉन्सेप्ट दिमाग में रखकर आप बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस किस तरीके के आ रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, क्वेश्चन में कहाँ आप फंस रहे हो, क्या क्या आपकी गलतियां हो रही हैं। देखो वो कब सुधरेंगी, वो सुधरेंगी जब आप बार बार क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करोगे। 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, लेकिन करो। मैं करवा रहा हूं, आप साथ साथ करते हुए चलो। जितने ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर आप बोर्ड एग्जाम से पहले पहले सॉल्व कर लेंगे ना, गारंटी है बच्चों आप 110%, 80 आउट ऑफ 80 का चैलेंज है, करके आओगे। बस आपको करना क्या, प्रैक्टिस करनी है हमारे साथ, यानी कि मेरे साथ। कि अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इसमें मैं जो एमसीक्यूज होंगे ना सैंपल पेपर के, उसमें थोड़ा सा चेंज लेकर आया हूं। मैंने जैसे कि आपको बताया, मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। होता क्या है, जब भी बच्चे एग्जाम में बैठता है ना अकाउंट्स के, तो हमेशा हमेशा टाइम की शॉर्टेज, बच्चों का ऐसा फील होता है टाइम कम मिला, पता नहीं 3 घंटे कब बीत गए। और ये सही भी है बात। अब देखो ये होगा जब तक आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी, जब तक आप अपनी स्पीड को नहीं बढ़ाओगे। और स्पीड कैसे बढ़ेगी, बार बार सैंपल पेपर सॉल्व करने से। तो वो तो करो ही करो, लेकिन इसके साथ साथ मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को एक ऐसी ट्रिक दी जाए जिससे वो 1 से लेकर 16 क्वेश्चन तक जो आपके एमसीक्यूज हैं, ठीक है तो 1 मार्क्स के, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, तो इसके लिए कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक लाई जाए जिससे बच्चों का ये 16 नंबर का पूरा पेपर सेट हो जाए और किसी भी तरीके की कोई डिले ना हो। बच्चा किसी क्वेश्चन में फंस रहा है, ठीक है फंस जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन के अंदर, तो मैं उन्हीं चीजों से बचने के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूं, वो नेक्स्ट वीडियो होगी। इस वीडियो के कमेंट में आपको कमेंट करके बताना होगा कि सर वो आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, जिससे मुझे ये भी पता लग जाएगा कि आप मेरी वीडियो को पूरा देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए सैंपल पेपर विद ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।